हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम छत्तीसगढ़ जो सीजी सेट के लिए जो फाइटर बैच लॉन्च किए थे, उसमें हम आज सीजी सेट का जो पेपर नंबर 1 था उसमें डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन का जो चैप्टर था, आपने टीचिंग एप्टीट्यूड के जो लेक्चर है वो आप देख चुके होंगे। उसी तरीके से रिसर्च एप्टीट्यूड मैंने पढ़ाया हुआ है। और तीसरा जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था जिसमें हम बात किए थे कम्युनिकेशन के मीनिंग के बारे में और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात किए थे। आज उसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम देखेंगे संचार के प्रकार के बारे में, या हम कह सकते हैं इसको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन किस तरीके से होते हैं। और इससे भी आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, तो बने रहिए वीडियो में। और मैं आपको अंत तक सारे वो जो चैप्टर हैं जिसका कम्युनिकेशन के बारे में मैं डिस्कस करते चलूंगा। तो कम्युनिकेशन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ चैनल के अकॉर्डिंगली कैसे किस तरीके से टाइप होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या आता है? शाब्दिक संप्रेषण भी कहते हैं इसको। शाब्दिक संप्रेषण में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैसेज इज एक्सप्रेस्ड थ्रू लैंग्वेज इन वर्बल फॉर्म, मतलब इसमें कोई लिखित या लिखने वाली बात नहीं होती। ये में सिर्फ हम क्या करेंगे, बात करके मैसेज को आगे बढ़ाएंगे। संदेश को भाषा एवं शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी मैसेज आएगा, जो भी संदेश आएगा, उसको भाषा के माध्यम से व्यक्त करना होता है। ये कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन। यह मौखिक एवं लिखित दोनों हो सकता है। ठीक है, यह मौखिक एवं लिखित दोनों हो सकता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होती है? यूज ऑफ वर्ड्स। हम किसकी यूज करेंगे? वर्ड का, शब्दों का यूज करेंगे, जिसको कहा जाता है वर्बल कम्युनिकेशन। तो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड में चेंज अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट एंड टाइम। कभी कभी क्या होता है, शब्दों का मतलब जो है जगह के अकॉर्डिंग बदल जाता है। तो किसी शब्द का अर्थ संदर्भ एवं समय के अनुसार बदल सकता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है, एक ओरल कम्युनिकेशन, दूसरा रिटन कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा, ओरल कम्युनिकेशन में हम बात करेंगे मौखिक संप्रेषण के बारे में, और रिटन कम्युनिकेशन की बात करेंगे हम यहाँ पे लिखित संप्रेषण के बारे में। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दो अलग चीज है। वर्बल के अंतर्गत दोनों आएगा, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। तो अब देखते हैं वो ओरल कम्युनिकेशन क्या कहता है। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे ये देखिए एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सुंदर आपके लिए एग्जांपल लेके आया मैं। जैसे कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, एक प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे कोई लिख के बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ शब्दों में बात हो रही है, तो ये कहलाता है हमारा बातचीत है, ओरल कम्युनिकेशन है। भाषण दिया जा रहा है, स्पीच दे रहे हैं, हमारे पीएम महोदय भाषण देते हैं, या सीएम हमारे भाषण देते हैं, या कोई भी नेता मंत्री भाषण देते हैं, या स्कूलों में आप स्पीच दिए होंगे कभी, तो वो क्या कहलाता है? एक प्रकार का वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है स्पीच जो है। उसी तरीके से इंटरव्यू जब होती है, ठीक है, इंटरव्यू जब होता है तो साक्षात्कार जिसको कह रहे हैं, ये भी एक प्रकार से वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। वहां पे बातचीत करेंगे, कोई लिखित में बात नहीं होती है। टेलीफोन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये भी वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल को नोट करते चलिए। ग्रुप डिस्कशन जब होता है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन जब हो रही है तो ये भी एक वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। वर्बल कहने का मतलब ओरल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिए, वर्बल में दो आता है, एक ओरल और रिटन। तो ओरल का उदाहरण है वीडियो। जब वीडियो चलता है तो वहां पे भी बातचीत होती है, बातचीत वहां पे कोई लिखना पढ़ना नहीं होता है। और रेडियो में भी क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। रेडियो में हम आवाज सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, गाना सुनते हैं, तो वहां पे क्या हो रही है, एक आकाशवाणी जो सेंटर है वहां से हमको जो उसकी आवाज है वो प्रसारित हो रही है और हम उसको सुन रहे हैं। टेलीविजन की बात करते हैं तो ये भी क्या है, एक प्रकार से ओरल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको 8 टाइप के अलग अलग मैंने ओरल कम्युनिकेशन बताया। ये सारे जो एग्जांपल है इसको आप नोट करके रखिए। अब ओरल कम्युनिकेशन होता क्या है, ध्यान दीजिए। अगर हम इसको शब्दों पे डिफाइन करें, कोशिश करें, एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स। बोले गए शब्दों के आधार पर एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड एक्सचेंज ऑफ, क्या बोल सकते हैं इसको, थॉट्स बोल सकते हैं। अपने सोच को, अपने विचार को किसी को हम भेज रहे हैं शब्दों के द्वारा बोलकर, तो बोले गए शब्दों के माध्यम से विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। सो इसमें सेंडर एंड रिसीवर कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली फेस टू फेस। इसमें जो सेंडर होता है, जो मैसेज भेजने वाला होता है, जो मैसेज को रिसीव करने वाला होता है, वो डायरेक्टली फेस टू फेस बात कर सकते हैं। आप एग्जांपल में देख भी सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिखाया। जैसे ये देखो, ये अगर मान लीजिए सेंडर की बात कर रहा है, ये अपना मैसेज भेज रहा है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो ये फेस टू फेस बात कर सकते हैं। यहाँ पे सब पूरे फेस टू फेस है। फोन में हालांकि फेस टू फेस नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट वो जुड़े तो रहते हैं। तो ये कहता है कि फेस टू फेस आप प्रत्यक्ष आमने सामने बात कर सकते हैं, प्रत्यक्ष आमने सामने बात कर सकते हैं आपके जो सेंडर है वो रिसीवर के साथ। चलिए, यहां तक तो बात क्लियर हुआ।
अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था, जैसे अभी आपको जो एग्जाम्पल दिया था वही है। कन्वर्सेशन जो बातचीत होता है, स्पीच, भाषण, अपना इंटरव्यू, टेलीफोन, ग्रुप डिस्कशन, वीडियो, रेडियो, टेलीविजन, ये सब आपके ओरल कम्युनिकेशन के उदाहरण है। अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओरल कम्युनिकेशन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, तो आपको ध्यान देना है कौन ओरल कम्युनिकेशन में आता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहां पे मौखिक संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब ये जो ओरल कम्युनिकेशन है उसको क्या क्या चीज प्रभावित करता है, क्या क्या चीज अफेक्ट करता है, तो सबसे पहले हम जब प्रभावित करने वाले कारक में बात करते हैं तो एक फैक्टर आता है जिसका है वॉल्यूम एंड पिच ऑफ साउंड, ध्वनि प्रबलता एवं ध्वनि पिच। ध्यान दीजिएगा, पिच का मतलब क्या होता है, हाईनेस और लोनेस ऑफ साउंड। मतलब आप बात कर रहे हैं, धीरे बात कर रहे हैं, जोर से बात कर रहे हैं। कभी कभी जो गुस्से में होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जोर से बात कर देते हैं तो उसका पिच हाई रहता है। कभी कभी एकदम प्यार से बात करें तो धीरे से बात करते हैं, वो आपका लो पिच में बात करता है। तो ये कह रहा है कि पिच का मतलब आवाज का ऊंचा या नीचा होना होता है। अब डिपेंड करता है, पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। पिच ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करती है। और अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए तो शिक्षक की आवाज एवं सही उच्चारण प्रभावी संचार के लिए महत्वपूर्ण कारक है। आप किसी को समझा रहे हो या आपको कोई समझा रहा है तो उसकी आवाज अच्छी होनी चाहिए। अच्छी कहने का मतलब थोड़ा सुनाई देने योग्य होनी चाहिए। अब अगर एकदम धीरे आवाज में कोई आपसे बात करेगा या आपको कोई समझाना चाहेगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो एक फैक्टर वो हो सकता है, वॉल्यूम एंड पिच ऑफ द साउंड could be the factor for the oral communication। मौखिक संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक में ये एक फैक्टर आ सकता है। तो चलिए ये तो हमको समझ आ गया, पिच का मतलब क्या होता है। टीचर्स वॉइस एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आर इंपॉर्टेंट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छा कहने का मतलब समझने लायक होनी चाहिए। अगर वो जो बोल रहे हैं आपको समझ नहीं आएगा या आप स्पीड में बोल दिए या आप बहुत कम आवाज में बोल रहे हैं तो ये एक फैक्टर हो सकता है, आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित करने वाले क्या हो सकते हैं, कारक हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरा, रेट या गति। रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड एट विच वर्ड्स आर डिलीवर्ड। मान लेते हैं मैं आपको मेरा नाम अर्जुन साहू है, ऐसे आपको फटाफट बोल रहा हूं, या तुम्हारा क्या नाम है, ऐसे जल्दी जल्दी अगर बात कर रहे हो, स्पीड में अगर बात कर रहे हो तो क्या होगा, शब्दों को बोलने की या प्रस्तुत करने की जो गति है वो क्या होना चाहिए, ना तो बहुत फास्ट होना चाहिए, वेरी फास्ट और वेरी स्लो स्पीच कैन अफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। बहुत ज्यादा स्पीड में आप बोल रहे हो या बहुत स्लो बोल रहे हो तो ये भी एक प्रकार से आपके मौखिक संप्रेषण को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो जब भी आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, किसी से बात करने की कोशिश करते हैं तो अपनी बातों को अच्छे ढंग से, धीरे से, अपनी आवाज को ऊंचा करके बोलना चाहिए आपको, सो दैट कि सामने वाला जो भी रिसीवर है आपका मैसेज को जो रिसीव कर रहा है वो उनको समझ आ जाए। यही आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। और इसके जो फैक्टर्स हैं जिसमें गति भी शामिल है, जैसे मैं बोला, जैसे हमने बात किया एक स्पीड का और दूसरा हमने बात किया किसका, आपका जो आपका पिच है, ठीक है। तो लो पिच या हाई पिच यानी कि मीडियम पिच होनी चाहिए, जो एकदम बराबर, ज्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। चल उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मौखिक संप्रेषण के लाभ एवं सीमाएं। जैसे हमने ओरल कम्युनिकेशन किया तो क्या क्या इसके लाभ हो सकते हैं, व्हाट कुड बी द बेनिफिट्स फॉर द ओरल कम्युनिकेशन। एडवांटेज एंड लिमिटेशन अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, इसका जो पहला एडवांटेज है प्रोनाउंसिएशन एंड हम जिसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज, क्लैरिटी इन प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में स्पष्टता, उचित उच्चारण और शब्दों का सही वितरण संदेश को प्रभावी एवं स्पष्ट बनाता है। प्रभावी संचार में पिच, वॉल्यूम, रेट और क्लैरिटी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, बिल्कुल इसकी महत्वपूर्ण है। नियमित एवं लयबद्ध आवाज आत्मविश्वास बढ़ाती है। आप कहीं भाषण दे रहे हैं और आप डर डर के भाषण दे रहे हैं, आवाज को कभी कम कभी ज्यादा कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि नियमित होनी चाहिए आपके आवाज में, और लयबद्ध आवाज आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसकी ये क्या है, इसका लाभ है। और बहुत धीमी गति से बोलने पर श्रोता उब सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप कहीं भाषण दे रहे हैं तो आपके जो ऑडियंस है एकदम धीरे धीरे बोल रहे हो तो वो टेंशन में आ जाएंगे, अरे यार कौन सुनेगा इसको, ये बोलेंगे आपको। तो बहुत धीमी गति से बोलने पर श्रोता उब सकते हैं और जानकारी पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है आपका, अगर प्रोनाउंसिएशन अगर अच्छा नहीं हुआ आपका तो उसी के आगे है आपका एडवांटेज क्या हो सकता है इसका, ठीक है। एडवांटेज ये है, अच्छा ये जो हमने जो पहले पढ़ा था क्या आपका सीमाएं हैं, ठीक है, क्या क्या लिमिटेशन हो सकते हैं अगर आपके आवाज में कमी है, ज्यादा है तो। और एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, क्या इसके लाभ है। लाभ तो बहुत सारे हो सकते हैं, बिल्कुल लाभ हो सकते हैं। नेचर या नेचुरल इजी कह रही है कि मौखिक संप्रेषण सहज एवं स्वाभाविक होता है। क्या होता है,
मौखिक संप्रेषण मतलब सीधा सीधा बात करना। कभी कभी हम किसी को मैसेज में नहीं लिख सकते या मैसेज या लेटर नहीं लिख पा रहे हैं, तो सीधा बोलते हैं एक काम करो, उसको आमने सामने बुलाओ। फेस टू फेस जब हम बात करते हैं तो बहुत सहज हम बात करते हैं, क्योंकि जब आमने सामने होता है तो चीजों को मोड़ के तोड़ मरोड़ के बताना पड़ता है कि ऐसा है, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन भी उसके लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये कह रहा है कि मौखिक संप्रेषण सहज और स्वाभाविक होता है। दूसरी बात है इजी अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है, आसानी से हम समझ पाते हैं। अगर हम आमने सामने बात करेंगे, कभी कभी क्या होता है मैसेज कर रहे हैं आप किसी को, तो मैसेज में काम हो सकता है जो बनते बनते रहे तो बिगड़ जाता है, तो इसलिए हम डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं या बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो इजी अंडरस्टैंडिंग होता है और एक दूसरे को समझा पाना सरल होता है जब हम बात करते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन के दूसरा बहुत बड़ा लाभ है। तीसरा है ऑडियंस ओरिएंटेड वर्ड्स। हमको पता है कि हमारे ऑडियंस को कौन सा वर्ड चाहिए, तो श्रोताओं के अनुकूल भाषा शब्दों का चयन श्रोताओं के अनुसार किया जा सकता है। जैसे आपको पता चला कि आपके ऑडियंस में कौन से टाइप के श्रोता हैं, गाना सुनने वाले श्रोता हैं, भाषण सुनने वाले श्रोता हैं, या उनको और अलग टाइप की कहानी सुनने वाला श्रोता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, अपने ओरल कम्युनिकेशन को आप चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है फ्यूअर एरर्स, कम गलतियां। आमने सामने संवाद में गलतियों की संभावना बहुत कम होती है। जैसे आप किसी को लिख रहे हैं या उस लिखने की वजह से टाइपिंग एरर हो गया, लेकिन बोलने के टाइम क्या होता है आप सोच समझ के बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आमने सामने संवाद में गलतियों की संभावना बहुत कम होती है। और पांचवा बहुत बड़ा फैक्टर है जो है आपका क्या कहता है, टाइम सेविंग करता है, सेव टाइम, समय की बचत करता है। संदेश का आदान प्रदान तेज गति से होता है। भाई जैसे आपको किसी से बात करना है तो आप उसको ईमेल करेंगे, लेटर लिखेंगे, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि डायरेक्ट उससे फोन में बात कर लीजिए या उसको बुला लीजिए। वहां पे आप आमने सामने जब बात करते हैं तो आपकी समय बचत होती है। तो ये कह रहा है कि समय आपका बचत होता है जब आप ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिकल या मितव्ययी होता है। इसमें लिखने की सामग्री या कोई कंप्यूटर, इंटरनेट या मेल की बात ही नहीं होता। तो लिखित सामग्री या अन्य संसाधनों की आवश्यकता बहुत कम होती है। मतलब ये इकोनॉमिकल है, फिजिबल है, बिल्कुल है। हम बात करते हैं गांव में किसी से, अपने घरों में बात करते हैं, तो वहां पे आप आमने सामने रह के जब बात करते हैं तो कोई खर्चा नहीं होता, बोल रहे हैं। कॉन्फिडेंटली, गोपनीय भी, कॉन्फिडेंशियली होता है आपका। कभी कभी क्या होता है जब हम बात करते हैं तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, तो जिससे बात करना है उसी बस को वहां बुला लीजिए। व्यक्तिगत संवाद में गोपनीयता बनी रह सकती है, किसी और थर्ड पार्टी ना सुने उस बात को, इसलिए हम क्या करते हैं ओरल कम्युनिकेशन में ज्यादा फोकस करते हैं। बॉडी लैंग्वेज की बात करता है, शारीरिक हाव भाव भी जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ संचार अधिक प्रभावशील होती है। जैसे आपको कहीं पे बोलने बोला गया और आप भाषण दे रहे हैं किसी एक साइंस के चमत्कार पे या विज्ञान के चमत्कार पे, अब एकदम आप खड़े हैं सावधानी से। ठीक है, विज्ञान के चमत्कार बहुत सारे हैं, ऐसे आप सिर्फ खड़े होकर बोल रहे हैं, कोई आपके हाव भाव नहीं है, कोई आप हाथ नहीं हिला रहे हैं, कोई आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है, या आपको कुछ भी बोला गया तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका ओरल कम्युनिकेशन है। और नो फिजिकल रिसोर्सेस, भौतिक संसाधनों की कोई आवश्यकता नहीं होती। ना तो कागज लगता है, भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो क्या कागज कलम की बात ही नहीं हो रहा है, ना तो कोई कंप्यूटर की बात हो रहा है, आदि की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब आप किसी से बात करते रहते हैं, सपोज आप कहीं घूमने गए हैं तो वहां पे ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहां पे कोई कागज पेन की बात नहीं होती है। तो इतने सारे आपके 9 पॉइंट निकला है जो आप कह रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन के बहुत सारे लाभ हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यूजफुल इन इमरजेंसीज, बिल्कुल सही बात है। आपातकाल में उपयोगी, त्वरित परिस्थितियों में अत्यंत उपयोगी। जैसे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अगर एक साथ पूरे देशवासियों को संबोधन करना होता है तो हमारे पीएम महोदय क्या करते हैं, पूरा देशवासियों को टेलीविजन में या रेडियो के माध्यम से सबको संबोधित करते हैं, अपने देश के वासियों को। तो वहां पे तुरंत चाहिए, एकदम लार्ज ग्रुप अगर कम्युनिकेशन करना है तो भी हमारे के लिए जो ओरल कम्युनिकेशन है एक साथ संदेश पहुंचा बोल के। अभी अगर लिख के पहुंचाओगे तो धीरे धीरे अलग अलग स्टेज होता है। तो ये क्या है, इमीडिएट फीडबैक। अच्छा, इसका एक और बहुत बड़ा लाभ है। इमीडिएट फीडबैक का मतलब क्या होता है, तुरंत आपको फीडबैक मिल जाएगा कि जैसे मैंने यहाँ पे खड़े होकर भाषण दिया या चुनाव रैली है या कुछ भी रैली हो रही, तो वहाँ पे जो नेता लोग होते हैं वहाँ के भाषण देते हैं, तो वहाँ पे उनका तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि आपने ये जो कहा है वो पूरा नहीं किया है। लेकिन वही अगर लिखित माध्यम में होता है तो फीडबैक में लेट होता है। तो ये कह रहा है कि इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है हमको, त्वरित प्रतिपुष्टि, तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाती है। किसके केस में, आपका वर्बल कम्युनिकेशन के, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर जो आता है वो। ठीक है, चलिए तो ये सारे पॉइंट्स होंगे। आपको अगर पूछते हैं ओरल कम्युनिकेशन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो याद रखिएगा, पहला आपका नेचुरल एंड इजी है, मैंने बताया। फिर इजी अंडरस्टैंडिंग, ऑडियंस ओरिएंटेड वर्ड है, और फ्यूअर एरर्स, गलतियां होने की संभावना कम होती है, और टाइम बहुत बचाता है, सेव करता है, टाइम बचाता है इसमें। और ये कहता है कि इकोनॉमिकल है,
कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं आप बातों को, एक दूसरे से अगर बात कर रहे हैं तो तीसरा आदमी नहीं सुनने के चांस होते हैं, लेकिन अगर लिखित वगैरह कहीं पे आप बात कर रहे हैं तो हो सकता है वो किसी दूसरे आदमी को पता चल जाए। बॉडी लैंग्वेज की बात करता है, बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। और नो फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट, कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसी तरीके से इमरजेंसी में बहुत यूजफुल होता है, आपातकालीन में किसी को घोषणा करना है, एक साथ बोलना होता है, जिससे आपको देखे होंगे गांव में कुछ बताना होता है गांव वालों को, तो एक जो हमारे तरफ जैसे उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो ग्राम जो पुलिस होते हैं, ग्राम में पुलिस होते हैं, वो रात या शाम को जाकर चिल्लाते हैं कि आज ये ऐसा, इसके घर में ये होने वाला है, छठी होने वाला है, या कुछ भी अलग अलग तरीके से, ठीक है। या बोल दें कि कल आपके गांव में ग्राम पंचायत का मीटिंग होने वाला है, तो पूरे गांव भर घूमते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसको लार्ज कम्युनिकेशन या लार्ज ग्रुप के लिए यूजफुल इन इमरजेंसी में बात करता है, ठीक है। चलिए, लिमिटेशंस हो सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन का, ध्यान दीजिए। पहला लिमिटेशन है नॉट परमानेंट। नॉट परमानेंट, स्थायी नहीं है। बोले गए शब्द लिखित संचार की तरह रिकॉर्ड नहीं, मैं जो बोल दिया वो अगर हो सकता है आप रिकॉर्ड नहीं किए तो उसका कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं रहेगा, वो झूठ भी बोल सकते हैं, मैं नहीं बोला हूं। तो इसकी एक कमियां हैं, मौखिक संप्रेषण की सीमाएं हैं कि आपका कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं हो सकता। डिफिकल्ट टू रिमेंबर, अब भाई 2 घंटा 3 घंटे के भाषण में क्या बोला गया वो सारी चीजें याद करने के लिए कठिनाई होती है, याद रखना थोड़ा कठिन होता है। लंबे मौखिक संदेशों को याद रखना कठिन हो सकता है, ये इसकी कमियां हैं। लिखित रहता तो आप लिख देते, लंबे समय तक याद रहता है, लंबे समय तक याद नहीं भी रहता तो कम से कम रिकॉर्ड तो रहता हो। लैंग्वेज कल्चरल बैरियर हो सकता है। लैंग्वेज कल्चरल बैरियर कहता है कि भाषा एवं सांस्कृतिक बाधा, अलग संस्कृति के लोग इसे सही ढंग से नहीं समझ सकते। मान ले जाए मैं जो मिड इंडियन है, मध्य भारत के लोग हैं, वो साउथ इंडियन अगर चले गए तो वहां पे आप किसी को भाषण देंगे तो उनका लैंग्वेज अलग है, आपके ओरल कम्युनिकेशन हो सकता है उनसे मैच नहीं करेगा, या उनको हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा। तो ये कह रहा है कि लैंग्वेज कल्चरल बैरियर भी हो सकता है अगर आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए, उसके बाद लेस फॉर्मल, कम औपचारिक होता है, बहुत ज्यादा औपचारिक नहीं होता है। इसीलिए आप जब फॉर्मल की बात करते हैं तो हम किसी को पर्टिकुलर मेल करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, वो हमारा क्या आता है, मोर फॉर्मल में आता है। तो लिमिटेड स्कोप है इसका, सीमित क्षेत्र है। हर परिस्थिति में मौखिक संचार का प्रयोग संभव नहीं होता है। हर जगह आपको किसी अधिकारी से बात करना है या कहीं पे आपको आवेदन देना है तो जाके बोल के बात नहीं कर सकते, वहां पे लिखित में देना होता है। तो ये मौखिक संचार की कमियां हैं, ठीक है। बहुत सारे लाभ भी हैं, बहुत सारे कमियां भी हैं। उसी तरीके से आपका आता है नेक्स्ट रिटन कम्युनिकेशन। और वर्बल कम्युनिकेशन के 2 टाइप में, पहला था ओरल, दूसरा आया रिटन कम्युनिकेशन। अब ये नाम से समझ आ रहा है बच्चों कि ये लिखित संप्रेषण, इसमें लिखित संकेत सिंबल का यूज होगा एवं प्रतीकों का मुद्रित या हस्तलिखित रूप में प्रयोग होता है। इनफॉर्मल को, ठीक है, सॉरी, इंफॉर्मेशन को वर्ड्स में लिखित रूप दिया जाता है, वर्ड्स यानी कि शब्दों के अकॉर्डिंग। रिटन कम्युनिकेशन में राइटिंग होता है, उसकी राइटिंग स्किल, स्टाइल, नॉलेज और ग्रामर महत्वपूर्ण है। आप किस तरीके से लिख रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं, किस स्टाइल में लिख रहे हैं। अगर आपको छुट्टी लेने के लिए आवेदन पत्र लिखना है या किसी को ऑर्डर देने के लिए आवेदन पत्र लिखना है तो हर वो चीज, नॉलेज भी आपका जरूरी है, बोल रहा है, स्टाइल जरूरी है, स्किल जरूरी है, राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपका राइटिंग अगर किसी को समझ नहीं आएगा और आप किसी को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो ये अच्छा कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं होगा, बोल रहे हैं। और ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने जो ग्रामर यूज किया है भाई, आपको जिस भी भाषा में आप उस कम्युनिकेशन को प्रोसीड कर रहे हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, तो ग्रामर आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ये लिखित कम्युनिकेशन का क्या है, एक पैरामीटर है। तो इसका मतलब अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज मीनिंग की बात करते हैं, तो रिटन कम्युनिकेशन कैन बी सेंड थ्रू ईमेल, हम ईमेल कर सकते हैं किसी को, या लेटर के थ्रू भेज सकते हैं, या रिपोर्ट बना के भेज सकते हैं, प्रतिवेदन जिसको बोलते हैं, या मेमोरेंडम होता है, वही आपका जो कुछ प्रोग्राम होता है जिसका हम रिपोर्ट बनाते हैं। तो इसका उपयोग गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए किया जाता है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे नॉन गवर्नमेंट सेक्टर हो। एक इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करना होता है तो बार बार जाके बोल बोल के सबको नहीं बताना होता है, वो ओरल कम्युनिकेशन की बात होती है। जो आपका रिटन कम्युनिकेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक चिट्ठी पत्र लिख देते हैं और सबके तरफ हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो सब तरफ पहुंच जाते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द मैसेज। देखिए, मैसेज का एकदम रिटर्न रिकॉर्ड होता है। आप अगर 10 साल बाद भी उस मैसेज को खोलना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपके पास डॉक्यूमेंट में रहेगा, ईमेल में, इंटरनेट में, पूरे जगह वो क्या रहेंगे, रिकॉर्ड रहता है। मतलब परमानेंट डेटा रिकॉर्ड का एक माध्यम है जब वो लिखित कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज क्या हो सकता है इसका, एडिटिंग एंड करेक्शन। भाई आपको कोई लिखित कम्युनिकेशन में लेटर मिला तो एडिटिंग या करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन
वर्बल कम्युनिकेशन के जो ओरल कम्युनिकेशन था उसमें आप एक बार बोल दिए तो बोला गया, मतलब जैसे धनुष से एक बार बाण निकल गए तो निकल गए, वापस नहीं आएगा। वैसे क्या होता है, आपने जब बोल दिया वो हो गया। आप में वो उसमें एडिट नहीं कर सकते। हाँ, सॉरी बोल के उसको कवर जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो बात को वापस नहीं ले सकते, एडिट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। आपने गलत लिख दिया, किसी ने उसको करेक्ट करने की कोशिश की, हाँ ये गलत है, आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से आपको कहीं भी बातें करते हैं तो बोलते हैं कि आपको पहले सोच लो उसके बाद बोलिए, ठीक है। पहले सोच लीजिए उसके बाद बोलिए। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए बोलते हैं ना, कि आप अगर बिना विचारे बोल दिए तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए अच्छे से आप सोच लीजिए क्या बोलना है आपको। सो थॉट बिफोर स्पीक, पहले आप सोचिए फिर बोलिए। भेजने से पहले देखो, मैसेज कैन बी एडिटेड एंड करेक्टेड सेवरल टाइम बिफोर सेंडिंग। भेजने से पहले 1000 बार आप उसको एडिट कर सकते हो। गलत है फिर उसको सही करो, फिर कुछ गलत हुआ फिर सही करो। परमानेंट रिकॉर्ड रहता है इसका, ध्यान दीजिएगा, इसका पूरा परमानेंट आपको रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। परमानेंट, एवरी रिटर्न मैसेज प्रोवाइड्स एन ऑटोमेटिक रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर एविडेंस एंड भविष्य में साक्ष्य एवं संदर्भ के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। कि आपने 50 साल पहले इस बात को लिख के रख दिया और वो फिर से आप 50 साल बाद खोलेंगे तो आपको रिकॉर्ड मिलेगा, क्योंकि वो तो लिखित है। तो नो साइमल्टेनियस प्रेजेंस, कहने का मतलब ये है कि ओरल कम्युनिकेशन में आपने देखे होंगे दो जने को आमने सामने रहना पड़ा, लेकिन यहाँ पे एक साथ उपस्थित होने की बात नहीं कर, एक साथ उपस्थित होना नहीं पड़ेगा। जैसे आपको किसी को मेल करना है, सपोज आपको एक ए पर्सन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए कोई है और बी को मेल करना है, तो इसको यहाँ पे दोनों को साथ में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा था ओरल कम्युनिकेशन का, तो भाई यहाँ पे इसको अगर भाषण देना होगा, इन दोनों से बात करना होगा, तो एक दूसरे को आसपास रहना पड़ेगा ओरल कम्युनिकेशन में। लेकिन लिखित कम्युनिकेशन अगर हम बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन का, तो वहां पे एक दूसरे को पास रहने की कोई जरूरत नहीं है, ये कह रहा है, ठीक है। कहाँ पे आया था हमने, यह एडवांटेज में आया, ठीक है, ठीक है। नो साइमल्टेनियस प्रेजेंस, एक साथ उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, कह रहा है। चलिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फीडबैक, बेहतर समझ एवं प्रतिक्रिया के लिए जरूरी है ये। रिसीवर गेट मोर टाइम टू अंडरस्टैंड द मैसेज एंड गिवन एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। जैसे आपने किसी को मेल किया तो उसके पास पर्याप्त समय रहता है, उस मेल को पढ़ेगा, समझेगा, क्या जवाब देना है, क्या फीडबैक देना है, ये इसका अच्छा लाभ है। तो प्राप्तकर्ता संदेश को समझने एवं उचित प्रतिक्रिया देने के लिए अधिक समय प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो आप तुरंत आपको जवाब देना पड़ेगा। भाई अब वो तो नहीं बोलोगे मैं 5 दिन बाद आपको जवाब दूंगा। आप बात कर रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन में तो क्या होगा, तुरंत आपको जवाब देना पड़ेगा। तो क्लियर एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, स्पष्ट एवं विस्तृत सूचना के बारे में ये दे सकता है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कैन बी कम्युनिकेटेड एट लो कॉस्ट, कम लागत में स्पष्ट एवं विस्तृत जानकारी दी जा सकती है। जब हम किसी को अपने बारे में बताते हैं तो पूरा लिख के भेजते हैं, ये हमारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। पूरा जो चीज आप बोल के नहीं बता पाते उसको हम लिखित कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इसकी भी कुछ कमियां हैं, ध्यान दीजिएगा। लेस नेचुरल, कम सहज होता है। लिखित संप्रेषण की सीमाएं क्या हो सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। इट इज जनरली लेस नेचुरल देन ओरल कम्युनिकेशन, ऑल्दो मॉडर्न टूल्स सच एज चैट हैव रिड्यूस्ड दिस लिमिटेशन। पहले क्या होता था, चैट की जमाना, व्हाट्सएप या फेसबुक का जमाना नहीं था, तो बार बार किसी को लिखना पॉसिबल नहीं होता था। फिर चिट्ठी लिखोगे, 10 दिन बाद चिट्ठी पहुंचेगा, वहां से जवाब आएगा, ठीक है। तो उससे ज्यादा कोशिश करते थे कि आप ओरल कम्युनिकेशन को प्रीफर करते थे। लेकिन आजकल तो जो चैटिंग का जमाना है वो इंस्टेंट, आप चैट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तुरंत जवाब आ जा रहा है। तो वो आपका कह सकता है कि वो चीजों को कम कर दिया जो चैटिंग है। टाइम कंज्यूमिंग, समय लेने वाला। फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन में टेक कंसिडरेबल टाइम। जैसे आप छोटा सा डॉक्यूमेंट भी बनाने जाते हैं गांव में, चाहे आप इनकम सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं या आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोसेस है। एक अलग वहां पे अलग अलग अधिकारी बैठे रहते हैं, फिर धीरे करके वो अलग अलग रेस्पेक्टिव विभाग में जब जाता है तो क्या करते हैं, फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन में थोड़ा टाइम ले लेता है। एकदम इंस्टेंट कभी आपने देखे नहीं होंगे, कुछ काम तुरंत गए तुरंत हो गया, क्योंकि भाई लिखित काम है, थोड़ा समय लेता है। और इसके लिए सपोर्टिंग रिसोर्सेज जरूरी है, पेपर जरूरी है, हो सकता है मोबाइल जरूरी है, कंप्यूटर जरूरी है, या आप कह सकते हैं टाइपराइटर चाहिए। और उसका अलग अलग, जैसे आप ये बोल सकते हैं कि मोर कॉम्प्लेक्स है, अधिक जटिल है। जटिल करने का मतलब इतना आसान नहीं है अगर आप कहते हैं इसको। तो रिटन कम्युनिकेशन कैन बी मोर कॉम्प्लिकेटेड देन ओरल कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें लिखना होता है और वो भी सोच समझ के लिखना होता है क्या आप लिख रहे हैं, क्योंकि उसको अलग अलग अधिकारी लोग पढ़ते जाएंगे, अलग अलग लेवल बने रहते हैं। सो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है कि अगर किसी आदमी को वो चीज पढ़ने नहीं आया, तो अगर गलत इंटरप्रेट कर दिया
डिफरेंट रिसीवर में इंटरप्रेट द सेम रिटर्न मैसेज डिफरेंटली, और वो गलत अगर बात कर दिया, उसके रिस्पेक्ट में वो गलत समझ गया, तो हो सकता है ये एक कमियां हो सकती है, ठीक है। तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकता है, डिफरेंट रिसीवर में इंटरप्रेट द सेम रिटर्न मैसेज। जैसे मान लेते हैं भाई यहाँ पे मैंने बनाया 6, तो एक जने को ये 6 दिख रहा है, थोड़ा सा इसको मैं लेजर से हटा देता हूँ, तो ये 6 दिख रहा है, और एक जने यहाँ 9 बनाया है, ठीक है। तो ये अगर इधर से देखोगे तो ये 6 दिखेगा, और इधर से देखोगे तो ये, इधर से देखोगे तो 9 दिखेगा, इधर से देखोगे तो 6 दिखेगा। मतलब ये है कि आपके देखने के नजरिए से वो क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो इसीलिए आपको डिफरेंट रिसीवर में इंटरप्रेट द सेम रिटर्न मैसेज, तो ये है आपका क्या, इसकी जो लिखित संप्रेषण के लाभ ही हैं, कमियां भी हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारा अगला जो टाइप है, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाम से समझ आ रहा है नॉन वर्बल, मतलब इसमें कोई बोलने या लिखने की बात नहीं होगी, क्योंकि वर्बल का नॉन वर्बल मतलब क्या है, अशाब्दिक संप्रेषण। इसमें कह रहा है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आपके जो एक्शन है वो ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा रेदर देन योर वर्ड्स। विचारों एवं भावनाओं को बिना शब्दों के व्यक्त करना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। भाई हर बार हम अपनी विचारों और भावनाओं को, शब्द की जरूरी नहीं होता, आप भावनाओं से भी व्यक्त कर सकते हैं, या आप किसी, जब थॉट्स और फीलिंग्स को वर्ड्स में एक व्यक्त करना संभव ना हो, ध्यान दीजिएगा, जब थॉट्स और फीलिंग्स को वर्ड्स में व्यक्त करना संभव नहीं होता है, तब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत प्रभावी होता है। और अगर हम इसका उदाहरण दें तो ये होता है हमारा वॉइस वेरिएशन, आवाज का उतार चढ़ाव भी एक नॉन वर्बल का उदाहरण है। बॉडी पोस्चर, शारीरिक मुद्रा, फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के भाव, आई कांटेक्ट यानी कि नेत्र संपर्क, टच, स्पर्श, और वोकल सिग्नल जो वाणी संकेत होता है, वो भी हमारा क्या हो सकता है, नॉन वर्बल का उदाहरण है। तो थोड़ा सा इसका हम एक्सप्रेशन देखते हैं, क्या क्या मैंने आपको बताया। जैसे यहां देखिए वॉइस वेरिएशन, उतार चढ़ाव, ऊंचा, नॉर्मल, सॉफ्ट, ये एक प्रकार से नॉन वर्बल, जैसे आप किसी को जोर से बोल रहे हैं या आप बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपके वॉइस का उतार चढ़ाव भी एक प्रकार से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उदाहरण है, ठीक है। शब्दों को अर्थ देने के लिए आवाज की पिच, टोन या ध्वनि की तीव्रता की गति में परिवर्तन करते हैं। दूसरा है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से भी हम, जैसे कि एकदम थके हुए हैं, एकदम हैप्पी हैं, खुश हैं, तो उस अलग अलग केस में कॉन्फिडेंट है तो आपको कॉन्फिडेंट दिखेगा, या नेगेटिव थॉट आपके माइंड में ज्यादा आ रहा है तब नेगेटिव दिखने, आपकी बॉडी उस तरीके का इफेक्ट शो करता है। ओपन एंड पॉजिटिव, एकदम सकारात्मक हो आप, तो ये आपका बॉडी जो पोस्चर है वो भी एक प्रकार से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के भाव, हैप्पी, एंग्री, आश्चर्य, डिस्गस्ट, अफ्रेड, सैड, ये सब हमारे फेशियल जो एक्सप्रेशन होते हैं। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कौन से टाइप की कम्युनिकेशन में आता है, ये नॉन वर्बल टाइप कम्युनिकेशन में आता है। ये आई कांटेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। टच, स्पर्श, देखो कभी कभी क्या होता है, जब हम अच्छा काम कर लेते हैं तो बड़े जो हमारे टीचर रहते हैं या हमारे मम्मी पापा होते हैं, आपकी पीठ को थपथपाते हैं, हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हो, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। या कह सकते हैं अप्रूवल देते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम बोलते हैं ना, ये जो बोलते हो अप्रूवल, रियली, ओ नो, हा, ओ, ये सब अलग अलग जो वॉइस, जिसको वॉइस सिग्नल कहते हैं, ठीक है, हाँ, ना, ओ, हम, ये सब ध्वनि का क्या होता है, हम कम्युनिकेशन के यूज करते हैं, एकदम जब वर्बल से पूरा डिफरेंट रहता है, और ये होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इतने सारे मैंने आपको एग्जांपल बताए, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे नॉन वर्बल के उदाहरण है। तो एक बार और मैं आपको बताता हूँ, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि आपकी जो शब्द है उससे ज्यादा कहीं आपके एक्शन जरूरी है, हाव भाव जरूरी है, ये कह रहा है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ तो बॉडी लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया, हाथ हिलाना, हैंड मूव, हाथ मिलाना या सिर हिलाना। कभी कभी क्या होता है, आपका जो हाँ या ना में आप नहीं बोल पा रहे हैं तो ऐसे हाथ, सिर हिला देते हैं, ठीक है, या हाथ को हिला देते हैं। वेशभूषा या बाह्य रूप भी इसका उदाहरण हो सकता है। अपीयरेंस कैन इंडिकेट अ पर्सन्स मेंटल स्टेट एंड पर्सनालिटी। कभी कभी आप एकदम टेंशन में हैं, ठीक है, आप क्या कपड़ा पहने हैं, क्या किस तरीके से है, आपको होश नहीं रहता है, तो इट्स
इंटरप्रिटेशन डिपेंड ऑन कल्चर, बिहेवियर एंड बैकग्राउंड। आप किस तरीके से बैकग्राउंड से आते हैं, ये सब आपके क्या हो सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के उदाहरण हो सकते हैं। चलिए, अब जो टच की मैं जो बात कर रहा था, स्पर्श भी एक प्रकार से क्या होता है, स्पर्श द्वारा भावनाएं एवं संदेश व्यक्त किए जा सकते हैं। पेटिंग समवन शेक, गाल किसी, अगर हम गाल के थपथपा रहे, छोटे बच्चे लोग आते हैं ना कि उनका गाल थपथपा देते हैं, या हम पीठ थपथपा देते हैं, या प्लेसिंग हैंड ऑन हैंड शोल्डर, सिर कंधे पर हाथ रख देते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ देंगे, मान लिया जाए कि कंधे पर हाथ रखना कौन से टाइप के कम्युनिकेशन है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, लिखित है, या आप उसके अलग अलग और जो टाइप हैं। होल्डिंग समवन्स आर्म, बाह पकड़ना या हाथ मिलाना, ये एक प्रकार से क्या होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के उदाहरण है। ठीक है, चल अब ये प्रॉक्सिमिटी इससे रिलेटेड है, देखते हैं। सामने वाले व्यक्ति से हमारी दूरी संबंध एवं भावनाओं को व्यक्त कर सकती है। एग्जाम्पल, सिटिंग वेरी क्लोज टू पर्सन्स में इंडिकेट क्लोजनेस। कभी कभी क्या होता है, जब आप किसी अनजान जगह पे गए हैं तो आपके कोई पहचान वाले मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास आके बैठ जाता है, तो जो एक आता है निकटता, ये भी एक प्रकार से कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आप सपोज किसी ऐसे जगह गए हैं, किसी दूसरे देश में गए हैं, और वहां पे आपको कोई जान पहचान ये मिल गए, पूरा आप खेल देखने गए हैं, आप क्रिकेट देखने गए हैं, तो आपके जो पहचान वाले आपके पास आके बैठ जाएंगे। तो ये कह रहा है कि सामने वाले व्यक्ति से हमारी दूरी संबंध एवं भावनाओं को व्यक्त कर सकती है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से कम्युनिकेशन का उदाहरण है, जो आपका प्रॉक्सिमिटी कहलाता है। ठीक है, तो इतना ये हो गया हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताऊं कि हमने क्या क्या पढ़ा, तो इसमें पूरा मैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, इसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में मैंने डिस्कस किया। ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में, और दो टाइप मैंने आपको बताया। ठीक है, एक था हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, एक था वर्बल, और दूसरा था हमारा क्या, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। और वर्बल कम्युनिकेशन के दो टाइप मैंने आपको बताया, जिसमें हमने देखा पहला एक होता है ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन। और इसमें आपके अलग अलग मैंने आपको बताया, हैंडशेक होता है या पीठ थपथपाना होता है, ये सब आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पे आपका एक्शन जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, एक्शन स्पीक लाउडर, ठीक है, लाउडर देन वर्ड्स। तो ये बातें हमने आपको यहाँ पे समझाया। चलिए, अब हम आगे देखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या तरीके होते हैं, और आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे मैं लेकर आऊंगा, जहां पे आपको बैरियर बताऊंगा, क्या क्या बैरियर होते हैं एक कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप वीडियो को अच्छे से देखिए, बने रहिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, तो सो दैट कि जो बच्चे सीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच जाए। इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लेकर आऊंगा, एक सीरीज एक और बचा होगा, उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, फिर सारे चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं लेकर आपके लाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू ऑल।